Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 3 in our Trade Unions Act 1926. तो इसमें हम आज चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे. उसमें जो है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होते हैं ऑन द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, को राइट्स कौन से है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के ऊपर लायबिलिटीज़ कौन से है, तो आज हम वो कवर करेंगे. तो सेक्शन डील्स विद दी सेक्शन 15 to section 20. लेट्स स्टार्ट. ओके, तो आप बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए. उसमें से पॉइंट है सब, ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे कवर है. आई होप आपको समझ आएगा. सारे पॉइंट्स कवर्ड है इसमें. राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में सबसे पहले तो सेक्शन 15 है. उसमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट ऑन विच जनरल फंड्स में बी स्पेंड. जो जनरल फंड्स है, फंड्स जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पे जो फंड्स है वो स्पेंड होंगे वो देखेंगे. ओके, तो सबसेक्शन ए जो है सबसे पहले, तो इसमें जो है तो क्या बोला है, द यूनियन कैन यूज़ इट्स जनरल मनी to pay salaries, allowances, expenses to its office bearers. जो ऑफिस bearers हमने देखा था सेक्शन जो 2B में था, ऑफिस bearer, उसमें लीडर्स एंड ऑफिशियल्स. तो उसको जो है सबसे पहले तो जो फंड्स आते हैं सबसे पहले तो यूज़ किस में करेंगे, सैलरीज, अलाउंसेस, एक्सपेंसेस एंड ऑफिस टू ऑफिस बेयरर्स में यूज़ होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल में क्या है, पेइंग द मंथली सैलरी टू द यूनियन प्रेसिडेंट, को मंथली सैलरी पे करना है तो वो फंड्स में से ही देंगे ना. तो यहाँ पे सिंपल इतना ही बोला है जो 15 है सेक्शन 15 में. तो सेक्शन 15 का जो ऊपर का सेक्शन है यहाँ पे वो देखेंगे. जनरल क्लॉज क्या है, इन जनरल द जनरल फंड्स जो है ऑफ एन रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शैल नॉट बी स्पेंट ऑन एनी अदर ऑब्जेक्ट्स दैन द फॉलोइंग नेमली. ये जो फॉलोइंग मेंशन किया है ABCDEFG, उसको छोड़ के आप कहीं पे भी अदर एक्सपेंसेस पे जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे खर्चा नहीं कर सकते हैं. ओके, बी में क्या बोला है, बी में द यूनियन कैन स्पेंड मनी ऑन रनिंग इट्स ऑपरेशन लाइक द ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑडिटिंग इट्स फाइनेंशियल अकाउंट्स. यहाँ पे वो क्या कर सकता है, यूनियन जो ट्रेड यूनियन है यहाँ पे वो क्या कर सकता है, एक्सपेंसेस कर सकता है, एक्सपेंस कर सकता है. ओके, एग्जाम्पल, पेइंग द रेंट फॉर यूनियन ऑफिस. जो यूनियन ऑफिस है उसका रेंट पे करना है तो कहाँ से आएगा, वो जो पे करना है वो कहाँ से, जनरल फंड में से ही आएगा. फीस टू ऑडिटर, ऑडिटर्स को फ़ी देना है. और हु चेक हु द यूनियन अकाउंट्स. ओके, उसके बाद जो है सी सबसेक्शन में क्या बोला है, द यूनियन कैन स्पेंड मनी ऑन लीगल केसेस. जो लीगल केसेस है वेयर इट और इट्स मेंबर्स आर इन्वॉल्व. जो लीगल केसेस पेंडिंग है कोर्ट में, जो लीगल बोला है सिर्फ लीगल, इलीगल केसेस पे नहीं होगा. लीगल केसेस प्रोटेक्शन टू देयर राइट्स एंड जो मेंबर्स है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे, पेइंग लीगल फीस फॉर एन कोर्ट केस, डिफेंडिंग अ मेंबर अनफेयरली फाइल्ड बाय द एम्प्लॉयर. डी में क्या बोला है, द यूनियन कैन स्पेंड फंड्स ट्रेड डिस्प्यूट लाइक दी स्ट्राइक हो और निगोसिएशन प्रोसेस हो और बिहाफ ऑफ द यूनियन और इट्स मेंबर. जो यूनियन एंड इट्स जो मेंबर है उनके बिहाफ पे जो भी कोई राइट है उसको प्रोटेक्ट करना है तो वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, जो फंड्स है वहाँ पे वो फंड्स क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं. ओके, उसके बाद जो है ई में क्या बोला है, the union can compensate members who lose the money because the trade dispute जो है उसमें क्या बोला है, द ट्रेड यूनियन कैन कंपनसेट अ मेंबर्स हु लूज द मनी बिकॉज ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट की वजह से. अगर फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द स्ट्राइक में जो वेजेस है उसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है, तो ट्रेड यूनियन उनको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा. गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू द मेंबर्स, मेंबर्स को फाइनेंशियल हेल्प करेगा हु मिस द वर्क ड्यूरिंग द लीगल स्ट्राइक हुआ होगा तब. एफ में क्या बोला है, द यूनियन कैन गिव द अलाउंसेस मेंबर्स ऑफ देयर और देयर फैमिलीज को क्या करेगा, अलाउंसेस देगा. इन केस डेथ, ओल्ड एज, सिकनेस, एक्सीडेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ होगा तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे अलाउंसेस दिया जाएगा. उसके बाद जी पॉइंट में क्या बोला है, यूनियन कैन टेक द पॉलिसीज लाइक द इंश्योरेंस और मेंबर लाइव्स or protection against the sickness, accidents and
रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, जहाँ पे पॉलिसीज़ यूनियन क्या कर सकता है, पॉलिसी चला सकता है। उसके बाद एच पॉइंट में द यूनियन कैन स्पेंड मनी ऑन द एजुकेशनल, सोशल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ फॉर द मेंबर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स इंक्लूडिंग द फन जो फनरल एक्सपेंसेस है उसमें। उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कशॉप और पेइंग द मेंबर्स ऑफ फनरल सेरेमनी जो रहता है उसमें क्या है वो फंड्स यहाँ पे उसको दे सकता है। आई में क्या बोला है, द यूनियन कैन मेंटेन अ पब्लिकेशन जो है उसका जो न्यूज़लेटर जो है फोकस्ड ऑन द वर्क रिलेटेड इशूज जो है उस पर क्या कर सकता है, लाइक द मैगजीन्स, मंथली मैगजीन्स, नोटिसेस जो रहते हैं उस पर क्या कर सकता है, फंड्स वो स्पेंड कर सकता है। उसके बाद जो है जे पॉइंट में द यूनियन कैन कंट्रीब्यूट टू कॉज बेनिफिट ऑफ द वर्कर्स इन जनरल बट इट दिस कैनॉट एक्सीड 25% ऑफ द टोटल फंड्स आर अवेलेबल। बेनिफिट्स ऑफ द वर्कर्स के लिए वो क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंडीशन लगा दी गई है कि 25% से आप ज़्यादा यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पे द गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी अदर पर्पज फॉर द स्पेंडिंग द जनरल फंड्स विद कंडीशंस थ्रू एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। सिंपल क्या बोला है, जो के पॉइंट तक जो दिया है इसमें से ही जो पॉइंट है जो दिए हैं आप स्पेंड कर सकते हैं, जो फंड्स है गवर्नमेंट फंड्स जो भी है जनरल फंड्स है आप स्पेंड कर सकते हैं। अगर अदर कोई रीज़न होंगे और अदर कोई थिंग्स होगा तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या इशू करके वो बता देगी। ओके, ये हुआ हमारा सेक्शन 15 में कि ऑब्जेक्ट ऑन विच द जनरल फंड्स कहाँ पे स्पेंड कर सकता है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की एक लायबिलिटी है कि वो कहाँ कहाँ पे जो है वो फंड्स है वो प्रॉपरली वो क्या करे, स्पेंड करे, ये जो है लायबिलिटी है ट्रेड यूनियन की। और जो उसकी राइट क्या हुआ, जो ट्रेड यूनियन का जो फंड्स है उसको यूज़ करना जो है वो उनका राइट हुआ। ओके, इसके बाद जो है सेक्शन 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेपरेट फंड्स फॉर द पॉलिटिकल पर्पसेस। तो इसमें सिंपल क्या बोला है, तो सबसेक्शन 1 में जो है सिंपल इतना ही है, अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन क्रिएट अ सेपरेट फंड्स। जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जनरल फंड्स को छोड़ के सेपरेट फंड क्रिएट कर सकता है और स्पेसिफिकली फॉर द पॉलिटिकल एंड सिविक जो है एक्टिविटीज़ के लिए। दिस फंड विल कम ओनली फ्रॉम द मनी कंट्रीब्यूटेड सेपरेटली फॉर दिस पर्पस। आप जनरल फंड में से नहीं लेंगे, जो हमने अभी देखा था सेक्शन नंबर 15 में देखा, उसमें से आप नहीं लेंगे, ये क्या होगा यहाँ पे सेपरेटली होगा। एंड फ्रॉम विच द कंट्रीब्यूटेड सेपरेटली फॉर दिस पर्पस, नॉट फ्रॉम द जनरल फंड से आप नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द यूनियन कलेक्ट स्पेशल पॉलिटिकल फंड्स फ्रॉम द मेंबर्स हु एग्री टू कंट्रीब्यूट फॉर पॉलिटिकल फंड्स। यहाँ पे यूनियन जो है कलेक्ट कर सकता है, अगर जो मेंबर्स है खुद एग्री है कि आप कलेक्ट करो इस बेसिस पे, तो वो क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं टू एग्री और टू कंट्रीब्यूट फॉर दी सपोर्टिंग इलेक्शन कैंपेन्स के लिए। ओके, उसके बाद जो है सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, द फंड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ पॉलिटिकल, स्पेसिफिक जो पॉलिटिकल है सिविक एक्टिविटीज़ है विच इंक्लूड यहाँ पे पेइंग एक्सपेंसेस फॉर द कैंडिडेट्स रनिंग फॉर द इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर और द लोकल गवर्नमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द इलेक्शन। इसमें सिंपल जो सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, द फंड्स कैन बी यूज फॉर ओनली स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड जो सिविक एक्टिविटीज़ है आपने अगर वहाँ पे कलेक्ट किया है तो जो स्पेसिफिक है आपने जिसके लिए कलेक्ट किया उसी के लिए यूज़ करो। तो सबसेक्शन जो 2 क्लॉज ए में क्या बोला है, उसमें पेइंग एक्सपेंसेस फॉर द कैंडिडेट रनिंग फॉर द इलेक्शंस, जो रनिंग करना है उसके लिए पे करो, और टू लेजिस्लेचर और लोकल गवर्नमेंट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर इलेक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेंगे कि पेइंग अ कैंपेन पोस्टर्स, अगर आप पोस्टर्स लगाना है तो पोस्टर्स पे करो, और एडवर्टाइजमेंट करना है यूनियन सपोर्टेड कैंडिडेट रनिंग लोकल काउंसिल के लिए। उसके बाद बी सब क्लॉज जो है इसमें क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग्स जो है मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करना पड़ता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिंग जो लीफलेट्स है और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग द कैंडिडेट, जो कोई भी है आपको रैली होल्ड करना है, हैंडलिंग आउट द फ्लेयर्स जो है वो जो है इलेक्शन के दौरान जो कोई भी खर्चा आएगा तो यहाँ पे आप पॉलिटिकल फंड में से लेंगे, जो कि है आपने सेपरेट जो फॉर स्पेसिफिक पर्पस फॉर द पॉलिटिकल फंड्स आपने यहाँ पे कलेक्ट किया है मेंबर से वो। सी पॉइंट में बोला है सपोर्टिंग अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ एन लेजिस्लेटिव बॉडी और लोकल अथॉरिटी। आपको क्या करना है यहाँ पे, सपोर्टिंग अ पर्सन हु इज़ एन ऑलरेडी मेंबर है आपके लेजिस्लेटिव बॉडी के और लोकल अथॉरिटी के, फॉर हेल्पिंग
पे फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस यूनियन पैक्ट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद डी पॉइंट में क्या बोला है, डी पॉइंट में registering the vote or selecting the candidates for the election of the legislature or local authorities, running a voter registration जो है drive to help the workers vote and local election में help करता है। उसके बाद जो है holding political meetings, distributing the political literature और the documents of any kind of document you can यहाँ पे spend कर सकते हैं। उसके बाद 2A में क्या बोला है, इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे स्पेसिफिक जो प्रोविज़न है जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 2A में दिया गया है, आप ध्यान रखिए। सेक्शन 2A जो है सेक्शन जो 16 में है, जम्मू एंड कश्मीर में द रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव बॉडी आल्सो इंक्लूड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे जो है रेफरेंस है टू लेजिस्लेटिव जो बॉडीज़ है आल्सो इंक्लूड द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जो सेपरेट है उसका वो इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद जो है थर्ड वन इट इज़ एन नो मेंबर जो है नो मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट दिस पॉलिटिकल फंड इफ़ दे डोंट वांट टू डू। यहाँ पे वो देना नहीं चाहते फिर भी आप क्या करें, यहाँ पे फोर्स करके आप ले रहे, तो ऐसा नहीं होगा, वो इलीगल होगा। तो आपको यहाँ पे ऐसा अलाउड नहीं है कि आप कोई भी जो मेंबर है ऑफ द ट्रेड यूनियन हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट, नो मेंबर हैज़ टू कॉन्ट्रीब्यूट दिस पॉलिटिकल फंड्स इफ़ दे वांट टू डू। Okay, not contributing will not affect their benefits or the members in any way except they cannot manage or control political funds. Contribution is mandatory for the joining the union। जो यूनियन जो ज्वाइन करना है इट इज़ नॉट मैंडेटरी, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 16। नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे सेक्शन नंबर 17। सेक्शन नंबर 17 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन द ट्रेड डिस्प्यूट। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है ट्रेड डिस्प्यूट में वो देखेंगे। यहाँ पे पॉइंट जो है प्रोटेक्शन फॉर यूनियन मेंबर्स जो है, अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो स्ट्राइक कर रहे हैं तो यहाँ पे उनको क्या प्रोटेक्शन मिलना चाहिए अगर लीगल है तो। नो ऑफिस बियरर और मेंबर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन पनिश्ड अंडर द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफ लॉ अंडर सेक्शन 120B of IPC Indian Penal Code for the agreement made to support the trade union objective listed under section 15। तो यहाँ पे 120B में आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है आपका और कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं आप, यहाँ पे आपके हक के लिए लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ट्रेड यूनियन बना के यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया है। एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है, एक्सेप्ट क्या बोला है, इफ़ एन एग्रीमेंट इज़ टू कमिट क्रिमिनल ऑफेंस, अगर एग्रीमेंट ही ऐसा बनाया है आपने कि टू कमिट अ क्रिमिनल ऑफेंस देन द मेंबर्स कैन बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन और एनी अदर पेनल प्रोविजन आपको लग सकता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखिए, इफ़ अ यूनियन मेंबर एग्रीड टू डैमेज द प्रॉपर्टी, जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करने का आपने जो है कॉन्स्पिरेसी बनाया, तो यहाँ पे आपको लायबिलिटी लगेगी यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सेक्शन जो है सेक्शन 18 इम्यूनिटी फ्रॉम द सिविल सूट इन द सर्टन केसेस पे आपको इम्यूनिटी मिल सकती है। तो सब सेक्शन 1 में क्या बोला है, नो सिविल सूट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन जो है उसको हम सू नहीं कर सकते फॉर दी एक्ट डन इन कनेक्शन विद द ट्रेड डिस्प्यूट के रिलेटेड जो भी एक्ट है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे सिविल सूट नहीं, पहले हमने क्रिमिनल देखा 17 में, यहाँ पे सिविल सूट में उनको क्या किया, प्रोटेक्शन दिया गया है। इवन इफ दोज एक्ट कॉजेज समवन एल्स टू ब्रेक द एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और इंटरफेयर विद द समवन्स बिजनेस और लेबर, अगर आपने किसी और के जो लेबर एग्रीमेंट्स है और इंटरफेयर कर रहे हैं फिर भी आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। इफ़ यूनियन ऑर्गेनाइजेस और स्ट्राइक दैट कॉज अ वर्कर्स टू लीव देयर जॉब, द एम्प्लॉयर कैनॉट sue the union just because the स्ट्राइक इंटरफेयर विद द एम्प्लॉयर्स बिजनेस के लिए आप जो ट्रेड यूनियन है उसके ऊपर आप केस नहीं फाइल कर सकते। ओके, तो उसके बाद जो है सब सेक्शन 2 में क्या बोला है, सिंपल इतना ही है, इफ़ एन एजेंट और समवन वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन के बेसिस पे आप वर्क कर रहा है, एजेंट कर रहा है और एनी अदर पर्सन वर्क कर रहा है, डज समथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग द ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट लाइक द कॉजिंग डैमेजेस,
द यूनियन इज़ लायबल होगा वहाँ पे जो कोई भी है। यूनियन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल इफ़ एजेंट एक्टेड विदाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव नॉलेज। अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव के नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे वो लायबल नहीं रहेंगे। अगर नॉलेज में है तो लायबल रहेंगे यहाँ पे। ओके, जो डैमेजेस है अगर कंसर्न से हुआ है तो यहाँ पे जो है लायबल रहेंगे। अगर वो अननोन है, नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो लायबल ट्रेड यूनियन नहीं रहेगा। यहाँ पे इम्यूनिटी दी गई है। उसके बाद जो है ये राइट्स है ट्रेड यूनियन के जो है। ओके, उसके बाद एन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट्स जो है, एन्फोर्सेबिलिटी उसमें क्या बोला है, एन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट्स में जो सेक्शन नंबर 19 में दिया है, एन्फोर्सेबिलिटी ऑफ द एग्रीमेंट। इसमें सबसे पहले तो एग्रीमेंट वैलिडिटी जो है, एग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आर नॉट वैलिड जस्ट बिकॉज सम पार्ट जो रिस्ट्रिक्ट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, इफ़ जो मेंबर्स है वो नॉट एग्रीड वर्क फॉर द रिवाइवल कंपनी, दैट एग्रीमेंट इज़ नॉट ऑटोमेटिकली वॉइड। यहाँ पे ऑटोमेटिक वॉइड नहीं होगा क्योंकि आपने एग्रीमेंट किया है। ओके, उसके बाद जो है सिविल कोर्ट लिमिटेशन यहाँ पे दिया है प्रोविजो में, कोर्ट्स कैन नॉट हियर cases aimed only enforcing or getting the damages for the agreement. About now, members sell goods, do business, work और hire और any other जो employed है उसमें। मतलब क्या बोला है, a court cannot enforce the members to sell their goods only to the certain people or punish them for the breaking such agreement with union। आप ऐसे नहीं करवा सकते। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन नंबर 20। जो सेक्शन नंबर 20 में है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन। किसको राइट है, राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स जो है, आपको मेंबर जो है उनको राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन कर सकते हैं। जो इंस्पेक्शन राइट है यहाँ पे, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अकाउंट्स बुक्स एंड मेंबर लिस्ट मस्ट बी ओपन फॉर द इंस्पेक्शन फॉर एनी ऑफिस बियरर को है, जो मेंबर्स है उनको भी है, और एज पर द यूनियंस रूल जैसा है वैसे यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 21 में बोला है, राइट ऑफ माइनर्स टू मेंबरशिप ऑफ द ट्रेड यूनियन। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, माइनर क्या कैन बी बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन, यहाँ पे बन सकता है माइनर ट्रेड यूनियन का मेंबर। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम एज जो है, एनी पर्सन एज 15 और अबव कैन बी बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन अनलेस द यूनियंस ओन रूल्स से अदरवाइज। क्या बोला है यहाँ पे, माइनर कैन बिकम अ मेंबर, बट यहाँ पे जो अगर यूनियन है, कोई अदर रूल है यहाँ पे उनका, उसको छोड़ के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। कहाँ पे है यहाँ पे, 15 और मोर देन 15 के जो एज के बच्चे हैं और उसके जो है अडल्ट है, वो यहाँ पे ट्रेड यूनियन के मेंबर बन सकते हैं। ओके, तो 16 ईयर ओल्ड एज का जो बच्चा है वो यहाँ पे क्या कर सकता है, ट्रेड यूनियन का मेंबर बन सकता है, अनलेस द यूनियंस रूल रिस्ट्रिक्ट द माइनर्स। अगर यूनियन के रूल्स पे ऐसे लिखा है कि माइनर्स अलाउड नहीं है, तो 18 ईयर्स के अबव आएंगे तो यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट होगा। राइट ऑफ माइनर्स यहाँ पे, वंस अ माइनर बिकम्स अ मेंबर दे हैव सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे। यहाँ पे क्या बोला है, जनरल रूल में क्या होता है हमारे यहाँ की, जनरल रूल में राइट्स होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने मेंबर बना तो यहाँ पे सेम राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे होंगे यहाँ पे। ए 15-year-old यूनियन मेंबर कैन वोट इन द इलेक्शन एंड साइन, यहाँ पे कर सकता है, वोट दे सकता है एंड साइन यूनियन रिलेटेड पेपर वर्क जो भी है एज अ मेंबर इंक्लूडिंग साइनिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द यूनियन। उसके बाद हम सेक्शन देखेंगे, सेक्शन नंबर 21A। तो डिस्क्वालिफिकेशन करना है हमको यहाँ पे जो ऑफिस बेयरर्स है ऑफ द ट्रेड यूनियंस को। तो यहाँ पे जो है मिनिमम एज जो है, यहाँ पे नो पर्सन बिलो दी 18 ईयर्स ऑफ एज कैन बी chosen or act as an executive member of the office bearer। एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर और ऑफिस बियरर के लिए आप 18 के नीचे के नहीं ले सकते, आप 18 ईयर्स के अबव ही ले सकते हैं रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन में। मतलब 17 ईयर्स ओल्ड का जो बच्चा है यहाँ पे नहीं बन सकता, जो ऑफिस बेयरर है, एग्जीक्यूटिव है, समझ नहीं होती उनमें उतनी, इसलिए वो यहाँ पे नहीं बनेंगे, जो एग्जीक्यूटिव और ऑफिस बेयरर। उसके बाद जो है क्रिमिनल कॉन्विक्शन क्या है, अ पर्सन कॉन्विक्टेड अ क्राइम इन्वॉल्विंग द मोर टर्पिट्यूड एंड द सेंटेंस टू अ जेल कैन नॉट बी ऑफिस बियरर। अगर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, यहाँ पे पर्सन कॉन्विक्टेड अ क्राइम इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड जो है, मोरल टर्पिट्यूड के बेसिस पे अगर आपने कोई क्राइम कमिट किया है और
sentenced to a jail cannot be office bearer unless 5 years. 5 years is 5 years और more than 5 years आपको पनिशमेंट हुई है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है, तो यहाँ पे जो है आपको जेल है, तो यहाँ पे आप नहीं बन सकते। और अनलेस 5 years हैव बिन पास्ड सिंस रिलीज, अगर आप रिलीज हुए तो उसके जो टाइम पीरियड है अप टू 5 years जो है आपको जो टाइम पीरियड पास अवे होना चाहिए। सेकेंड में क्या बोला है, इफेक्ट ऑफ पास्ट कॉन्विक्ट जो है, ऑफिस बेयरर्स कॉन्विक्टेड बिफोर 1964 के जो पहले था वहाँ उसकी बात है। अमेंडमेंट केसेस टू होल्ड ऑफिस अनलेस 5 years हैव बीन पास, जो भी है सेम है यहाँ पे। उसके बाद जो है 3, एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द रूल्स 1964 अमेंडेड कमेंसमेंट डेट अप्लाई सिमिलरली टू दी जम्मू एंड कश्मीर, जो यहाँ पे रूल है वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 में बेसिकली क्या बोला है, प्रपोर्शन ऑफ द ऑफिस बियरर टू बी कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री। क्या है प्रपोर्शन ऑफ द जो है ऑफ द ऑफिस बियरर टू कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, तो इसमें सिंपल जो हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि क्या है मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल ऑफिस बियरर्स ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मस्ट एक्चुअल वर्कर्स होने चाहिए। 50% जो है 50% ऑफ द जो ऑफिस बियरर्स है ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मस्ट बी एक्चुअल वर्कर होने चाहिए, जो 50% है। और एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्री रिलेटेड टू द ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयज़ इन द इंडस्ट्री भी होने चाहिए और ट्रेड यूनियन के क्या होने चाहिए, मेंबर भी होने चाहिए। 50% बोला है। इफ़ द ट्रेड यूनियन हैज़ दी 10 ऑफिस बियरर्स है, अगर ट्रेड यूनियन में 10 ऑफिस बियरर्स हैं तो एट दी लिस्ट एटलीस्ट यहाँ पे क्या बोला है, 5 ऑफ देम मस्ट हैव द वर्कर्स, जो है इंडस्ट्री में काम करते होंगे वर्कर्स। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वर्कर्स, इफ फैक्ट्रीज वर्कर्स यूनियन जो है उसमें जो यूनियन है तो इसमें उनके जो है 5 जो मेंबर्स है वहाँ पे वर्कर्स वो होने चाहिए यहाँ पे। एक्सेप्ट बाय द गवर्नमेंट, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इशू करके कोई रूल्स बनाया है तो डज नॉट अप्लाई दिस पर्टिकुलर रूल ऑन दैट, जो भी है इस पर अप्लाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 23, चेंज नेम। आपको अगर नेम चेंज करना है तो हु कैन चेंज द नेम, एनी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज द नेम। आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार को आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है, और यहाँ पे हमने पहले ही देखा है 2/3 जो मेंबर्स है यहाँ पे मेजोरिटी लेनी पड़ती है मेंबर्स का, तो यहाँ पे आपको 2/3 मेंबर्स की मेजोरिटी लेके सब्जेक्ट टू सेक्शन 25 आप में आपको चेंज द फॉलोइंग रूल्स, सेक्शन 25 में रजिस्ट्रार अप्रूवल मिलेगा तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं नेम ऑफ द ट्रेड यूनियन। उसके बाद अमलगमेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन। अमलगमेशन मतलब क्या होता है, सिंपल इतना ही है। अमलगमेशन मतलब टू जो ट्रेड यूनियन है उसको क्लब करना है, तो यहाँ पे अमलगमेशन ऑन अलाउड किया है। अमलगमेशन अलाउड, 2 और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन मर्ज इनटू 1 ट्रेड यूनियन, कैन मर्ज कर सकते हैं हम उसको, तो 2 और मोर ट्रेड यूनियन को। उसके बाद फंड्स हैंडलिंग जो है, तो फंड्स कैन बी मर्ज, केप्ट सेपरेट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं आप, सेपरेट कर सकते हैं, और डिवाइडेड एज एग्रीड आपको लगे वैसे ठीक वैसे कर सकते हैं। वोटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन ईच यूनियन मस्ट पार्टिसिपेट, एटलीस्ट 60% ऑफ दोज वोट्स मस्ट बी इन द फेवर ऑफ मर्जर के फेवर में होने चाहिए। 60% मर्जर करना है ऐसे यहाँ पे फेवर में होना चाहिए। उसके बाद जो है सेक्शन नंबर 25, नोटिस ऑफ द चेंज ऑफ द नेम और अमेलगमेशन का जो नोटिस है आपको देना पड़ता है यहाँ पे इसमें। ओके, तो आपको नोटिस जो है, नोटिस रिक्वायरमेंट, रिटन नोटिस होना चाहिए ऑफ द चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन जो भी है मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार को सेंड करना है आपको। फॉर अमलगमेशन सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स, 1 सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स यहाँ पे होंगे। फ्रॉम ईच मर्जिंग यूनियन मस्ट साइन द नोटिस, जो मर्जिंग यूनियन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ईच मेंबर यहाँ पे साइन करेंगे ही करेंगे। 1 क्या होगा यहाँ पे, सेक्रेटरी प्लस 7 मेंबर्स होंगे यहाँ पे, उसके ऊपर साइन कंसेंट होना चाहिए। उसके बाद जो अमलगमेशन के लिए, इफ़ अमलगमेटेड यूनियंस हेड ऑफिस इज़ इन डिफरेंट स्टेट में है, द नोटिस आल्सो गोज़ टू दैट स्टेट रजिस्ट्रार। अगर आपका जो अमलगमेशन है आपको करना है, अगर ट्रेड यूनियन का जो हेड ऑफिस अगर दूसरे स्टेट में है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसको नोटिस सेंड करेंगे। सब सेक्शन 2 में क्या बोला है, रजिस्ट्रार्स power to refuse, registrar can refuse to register
the new name of the identical if it is identical or too similar to existence trade union। अगर आप ऐसा नेम यूज़ कर रहे हैं कि आइडेंटिकल है पहले भी जो एग्जिस्टेंस में है उससे आइडेंटिकल है सिमिलर है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है। थर्ड में रजिस्ट्रार रजिस्टर्स चेंज ऑफ नेम, रजिस्ट्रार रजिस्टर्स ट्रेड इफ़ ऑल रूल्स आर फॉलोड, रजिस्ट्रार रजिस्टर्स द न्यू नेम एंड इट बिकम्स द इफेक्टिव फ्रॉम द डेट जब से है उसमें इफेक्टिव होगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 में बोला है रजिस्ट्रार रजिस्टर अमलगमेशन, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्टर करेगा अमलगमेशन। इफ़ द ऑल जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलोड देन यहाँ पे रजिस्टर ऑफ द स्टेट where the amalgamated the union head office is the located register member आफ्टर चेकिंग दी कंप्लायंस फुलफिल हो गए तो चेक करके यहाँ पे रजिस्टर कर देगा। अमलगमेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 26, इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगमेशन। अगर आपने यहाँ पे 25 में अमलगमेशन रजिस्टर किया, नेम रजिस्टर किया, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या होगा। फर्स्ट जो है चेंज ऑफ नेम डज नॉट अफेक्ट द राइट्स और एक्शंस, जो लीगल एक्शंस है उसको कोई भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता। चेंजिंग द यूनियंस नेम और डज नॉट अफेक्टिंग इट्स एग्जिस्टिंग राइट्स ऑब्लिगेशन और एनी ऑनगोइंग जो फ्यूचर लॉ सूट्स है लीगल केसेस और कंटिन्यू यूजिंग जैसे है न्यू नेम यहाँ पे यूज़ करके वो चलता रहेगा। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, अमलगमेशन डज नॉट अफेक्ट द राइट्स और ऑफ द क्रेडिटर के राइट्स पे क्या नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं करता है। व्हेन 2 और मोर यूनियंस आर मर्ज हुआ है देन द राइट्स ऑफ ईच यूनियन एंड देयर ईच क्रेडिटर्स पीपल्स ओड मनी फॉर देयर प्रोटेक्शन, जो मिला है उनको वो ओ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन नंबर 27, डिसोल्यूशन ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो इसमें क्या बोला है, नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन मस्ट बी सेंड टू द रजिस्टर्ड जो ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड जो देना है वहाँ पे देना है। तो आपको क्या करना है, डिसोल्यूशन करना है। इफ़ द यूनियन डिसॉल्व्स और एंड्स दी नोट यहाँ पे करना है। और नोटिस साइंड बाय द जो 1 सेक्रेटरी है प्लस 7 मेंबर्स मस्ट बी सेंड टू द रजिस्ट्रार विद इन दी 14 डेज में आपको देना है। द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर दिस इफ यूनियन फॉलोड इट्स जो रूल है वो फॉलो करे तो यहाँ पे वो रजिस्टर कर देगा। उसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स जो है यहाँ पे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हो रहा है तो रूल्स आर साइलेंट होंगे। अगर इफ़ द यूनियंस रूल्स डोंट से हाउ टू डिवाइड यूनियंस फंड्स आफ्टर द डिसॉल्व, यहाँ पे कोई बता नहीं रखा है तो यहाँ पे द रजिस्ट्रार विल डिवाइड द मनी अमॉन्ग द ऑल मेंबर्स, जो भी है रजिस्ट्रार यहाँ पे डिवाइड करेगा। उसके बाद जो है सेक्शन 28, रिटर्न्स बाय द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। जो रिटर्न्स है उसमें क्या होगा ट्रेड यूनियन में, तो सबसे पहले है annual financial statement to the registrar every year before a specific deadline के पहले the union must send the registrar an audit financial report है वो registrar को भेजना है, showing all money received spent कितना हुआ है and plus details of the asset and dates as 31st December ऑफ द प्रीवियस ईयर को आपको भेजना है यहाँ पे। उसके बाद सबसेक्शन 2 में क्या बोला है, स्टेटमेंट along with the financial report union must also spend डिटेल्स ऑफ द चार्जेस इन द ऑफिस, जो बेयरर है ड्यूरिंग द ईयर उसको भी क्या करना है यहाँ पे, ऑफिस बेयरर जो है उनको भी सेंड करना है। सेंडिंग द रूल एंड अल्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार को हम सेंड करेंगे। एनी चेंजेस अगर आपने रूल्स में किया है तो आपको क्या करना है, सेंड द इस रजिस्ट्रार को सेंड करना है यहाँ पे। उसके बाद रजिस्ट्रार राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, रजिस्टर का राइट है टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे रजिस्ट्रार कर सकता है डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट। द रजिस्ट्रार और एन अथॉरिटी ऑफ ऑफिसर कैन इंस्पेक्ट द यूनियंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अकाउंट मेंबर लिस्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स जो है एटलीस्ट यूनियन रजिस्टर जो है ऑफिस नियर बाय प्लेस में जो विद इन 10 माइल्स में आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट जो है इंस्पेक्ट कर सकता है। ओके, तो ये हुआ हमारा टोटल जो राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है। थैंक यू।